नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। आज की क्लास में मैं आपको सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। जो बच्चे जून 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो बच्चे जिनका नेट हो गया है या जिनका नेट नहीं हुआ है या ऐसे बच्चे जो अभी नेट की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो जून 2025 में वो एग्ज़ाम देंगे भी। तो काफ़ी बच्चे को सिलेबस पता होता है और काफ़ी बच्चों को नहीं भी पता होता है। लेकिन इसमें एक बात अलग है कि सिलेबस में पढ़ना क्या है? सिलेबस सिलेबस तो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी ही, लेकिन सिलेबस में क्या-क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसी के बारे में आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिलेबस सिलेबस के साथ-साथ डिस्कशन भी होगा। तो काफ़ी बच्चों को सिलेबस पता होता है, लेकिन काफ़ी को नहीं पता होता है। क्या-क्या हमें पढ़नी है, क्या छोड़नी है, किन बातों का ध्यान रखना है पढ़ते समय, तो ये होता है। एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे मैं आपको ये बात साझा कर रही हूँ कि जब भी हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के पहले जो है हम उसके सिलेबस को निकालते हैं और सिलेबस को अच्छी तरह से देखते हैं। तो सिलेबस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लोग सिलेबस के अंतर्गत ही जो है पढ़ते हैं। तो हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, ये बहुत सारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं, सेट के एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जो सेट का एग्ज़ाम लेते हैं, उसका सिलेबस भी जो है सेम होता है। हमारी यूजीसी नेट का सिलेबस और जितने भी राज्यों में सेट का एग्ज़ाम लिया जाता है, वो सिलेबस जो है लगभग क्या वो पूरा का पूरा ही जो है सेम होता है। सेम टू सेम होता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस है, उसे कैसे कंप्लीट करें, क्या-क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जो भी बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, उन्हें सिलेबस पता होना चाहिए। इसलिए आज 1 टू 10 जो आपके सिलेबस है, उसपे मैं बात रखूँगी। है और सिलेबस पे बात रखने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है, पेपर अगर हम देखें तो 2 भाग नेट का पेपर जो है, नेट का जो पेपर है, ये पेपर जो है 2 भागों में हम इसे देख सकते हैं। पहला पेपर, पेपर 1 जो है, ये 50 मार्क्स का होता है और ये 100 नंबर का होता है। अ, पेपर 2 जो है, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और ये 200 नंबर का होता है। तो टोटल कितने हो गए 100 और 200, टोटल मिला के 300। तो हमारे 300 पे जो है हमारा मेरिट बनता है। तो पेपर 1 मोस्ट ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पेपर 1 भी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 भी वो ध्यान में रखें और इसकी तैयारी भी बिल्कुल आप स्ट्रैटेजी बना के कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। पेपर 2 आपका जो है जो हिंदी विषय से संबंधित है, वो है 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 आएँगे और ये 2 मार्क्स का होता है। यानी एक क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। तो इस तरह 300 पे आपकी जो है मेरिट बनाई जाती है। तो ये बात आपको पता भी होगी और जिन्हें नहीं पता उन्हें पता भी हो चल गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। हमारा सिलेबस ये हमारा सिलेबस है। ये आपका ऑफ़िशियली जो एनटीए के वेबसाइट पे सिलेबस लगा हुआ है, वो सिलेबस है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आप देख सकते हैं, कोड 20 विषय हिंदी। ये आपका इकाई 1 है। इकाई 1 इकाई 1 1 की अगर हम लोग बात करें, ऐसी इकाई आपको 10 मिलेंगे। पेपर 1 में भी आपकी जो है ये चीज़ कॉमन है कि दोनों ही जो पेपर 1 है उसमें भी 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 जो है इसमें भी 10 यूनिट आपके हैं। तो आपके हिंदी विषय का जो सबसे पहला इकाई जो है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ, आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। तो हिंदी भाषा और उसका विकास जो है, इसमें आप किन-किन बातों का ध्यान रखें किन-किन बातों का इस पे ध्यान रखें, 1 सेकंड। हाँ, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उसकी विशेषताएँ। यहाँ से हमेशा जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश। यहाँ से जो है 1 नंबर जो है आपका आप रख सकते हैं, एक क्वेश्चन रख सकते हैं कि यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा जो है एनटीए उठाता है। चाहे वो 2018 के पहले हो या 2018 के बाद, बदलते पैटर्न के साथ भी आप देखें, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एनटीए उठाता है। और आगे बढ़े तो उसकी विशेषताएँ, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उसका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। यहाँ से भी आप देखिए, यहाँ से भी जो है एनटीए इस पार्ट से भी जो है क्वेश्चन उठाता है कि हिंदी की उपभाषाएँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी वर्ग और उसकी
उनकी बोलियाँ। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपके एक ना एक बनते ही हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली, ब्रज एवं और अवधि की विशेषताएँ, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भौगोलिक स्वरूप, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंडेर। यहाँ आप इस सबको छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, इस बार जो है आपके एग्ज़ाम में ये जो व्याकरण वाला जो आपका पोर्शन है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था, संदर्भ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया स्वरूप, हिंदी वाक्य रचना, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। वो क्यों हो जाता है मैं बताती हूँ, क्योंकि इस बार आपके दिसंबर 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वनाम से क्वेश्चन बने थे, और जून 2024 में भी जो है सर्वनाम से बने थे, कारक से बने थे, ठीक है, समाज से क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, कारक से क्वेश्चन बने थे दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट। तो ये यहाँ ये भी आपको पढ़ना जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसके लिए मैं बताई हूँ, व्याकरण अगर आप पढ़ें तो कामता प्रसाद गुरु की जो है हिंदी व्याकरण की एक बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, प्रयोग के विविध स्वरूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो ये जो है आप मतलब ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठाए नहीं जाते, लेकिन जहाँ मैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। तो और आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है संवैधानिक स्थिति, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो है हिंदी के संदर्भ में जो है संवैधानिक स्थितियाँ बनाई गई हैं हिंदी के लिए। तो 343 से लेकर 351 तक आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और देवनागरी लिपि की विशेषताएँ ये सिलेबस में है। तो यहाँ से भी जो है संवैधानिक स्थितियाँ से, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है, स्थिति से भी क्वेश्चन जो है बनती ही बनती है। हमेशा क्वेश्चन बनते रहा है, और पहले भी बनते थे और आगे भी बनेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारी इकाई 1 की बात। इकाई 2 में जाएँ, इकाई 2 की हम बात करें तो मैं कल एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैं बताई थी कि 2018 के पहले जो है आपके इकाई 2 से बहुत क्वेश्चन भर-भर के पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है 2018 के बाद अब 19-20 के क्रम में भी अगर हम लोग देखें, तो वहाँ भी क्वेश्चन जो है पूछी गई थी। लेकिन 21 के बाद जो है इकाई 2 से जो है जो क्वेश्चन की संख्या थी वो थोड़ी कम हो गई थी, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम बने थे। कह सकते हैं कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन जो है मतलब गिने-चुने पूछे जाते थे। तो ये क्वेश्चन था। लेकिन अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है, जून नहीं, दिसंबर 2024 यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का, वहाँ पे आप यूनिट 2 से जो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं, इसलिए सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ये हम तय नहीं कर सकते। हमें सभी यूनिट पे पकड़ बनानी है, और लेकिन मैं बोलूँगी कि यूनिट्स 5 टू 10 आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और ये सारी यूनिट को पढ़ते रहना चाहिए। तो यूनिट 2 की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन इस बार बने हैं, और हम लोग पीवाईक्यू को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। पेपर 2, आप हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग को सिलेबस के बारे में पता ही होगा कि हिंदी क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे मैं बात नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये यूनिट आपको पढ़ना है। इस बार पेपर 2 जो है इसको यूनिट 2 जो है इसे आपको पढ़नी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट 2 की एक इसमें पढ़ना क्या है आपको, आपको यहाँ पर जो ये है आपके आधुनिक काल, आधुनिक काल अ, से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो आधुनिक आधुनिक काल से क्वेश्चन अगर आप देखें, तो आधुनिक काल को आपको अच्छे से पढ़ना है। भारतीय युग से लेके द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जो भी है आपके सिलेबस में, इन सबको अभी तक आपको अच्छे से पढ़नी है। अन्य गद्य विधाएँ, ये तो आपके लिए यूनिट 2 का जो मैं बोलूँ कि बेस्ट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, और ये जब आप पढ़ेंगे तो आप सरस्वती और गोविंद पांडे की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये आपको सरस्वती और गोविंद पांडे की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपको कैसे पढ़नी है, पहले आप 2004 से अब तक, 2004 से अब तक जितने भी पीवाईक्यू में पीवाईक्यू आप जब देखेंगे, वहाँ पे जो भी ऊपर क्लास से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, आप उसे पहले आप हाइलाइट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बन गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और वो आपको याद होनी चाहिए। तो वो जो है आप सरस्वती और गोविंद पांडे के बुक से अच्छे से आप पढ़िए ये वाला यूनिट। ये हिंदी उपन्यास हो गया, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और हिंदी आलोचना, ये जो भी विधाएँ हैं, इसको आप सरस्वती और गोविंद पांडे की बुक से पढ़िए।
लेकिन एक बात यहाँ पे आप देखिएगा, ये 2000 तक लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है बस 2000 तक ही पूछा जाएगा ऐसा नहीं है। इसके आगे भी पूछा जाता है, जैसे हमारे नेट के पाठ्यक्रम में आत्मकथा है तुलसी राम का बुरदैया। तो बुरदैया का प्रकाशन वर्ष 2010 में हुआ था, उसका दूसरा पार्ट जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी उसका, तो दूसरा खंड जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी। तो ये तो 2000 के बाद ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से बने थे और बनते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। हाँ, हिंदी की अन्य गतिविधियाँ रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्ताज और डायरी, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। और हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे भी अच्छे से पढ़ें। इकाई 3, इकाई 3 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जितने भी आपके सिलेबस में लगे हैं, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तू हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, कॉलरिज हो गए, टीएस इलियट हो गए, रिचर्ड हो गए, तो इनके बारे में तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन और भी जितने हैं उन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इसे आपको पढ़नी है और हमेशा इससे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो कुछ छोड़ना नहीं है, सभी को पढ़ना है ना? अभी एनडीए का जो बदलता पैटर्न है, वो कभी भी कुछ भी ऐसे वो बदलाव उसमें उसके एग्ज़ाम लेने के पैटर्न में होता है। अभी सिलेबस तो बदला नहीं है, अभी बात चल रही थी कि सिलेबस चेंज होगा, लेकिन जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, आपको यही मान के चलना है कि यही हमारा सिलेबस है। और काव्यशास्त्र और यूनिट 2 जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये सब तो कभी चेंज नहीं होगा। हो सकता है यूनिट 5 जो कविता है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, यहाँ से कुछ निबंधों को हटा दिया जाए और कुछ नया ऐड कर दिया जाए। लेकिन पूरी तरह से सिलेबस हम नहीं कह सकते कि हमारा साहित्य जो है पूरा चेंज हो जाएगा। हमारा साहित्य ही ये है, और साहित्य को कैसे हटाया जा सकता है। और आगे देखिए क्या है यहाँ पे, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस, निष्पत्ति, साधारणीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण, त्रासदी और विवेचन का सिद्धांत, वर्dsworth का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, इलियट का निरवैयक्तिकता परंपरा की अवधारणा, रिचर्ड का हो जाएगा मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, तई समीक्षा, मितक, कल्पना, प्रतीक और वे। तो ये आपके हो गए यूनिट 3। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 जो है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पे है भारतीय नवजागरण, नवजागरण को आपको अच्छे से पढ़ना है, स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप गांधीवादी दर्शन पढ़ेंगे, अम्बेडकर दर्शन पढ़ेंगे, लोहिया दर्शन पढ़ेंगे, तो इनके संपूर्ण जीवन परिचय को आपको पढ़ना पड़ेगा। इनसे संबंधित जितनी भी पुस्तक है इन्होंने लिखी है, तो वो सब एग्ज़ाम में जो है पूछी जाती हैं। तो ये आप लोग इस बात का ध्यान रखें, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, खरी बोली और फोर्ट विलियम से भी पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। और आगे भी पूछे ही जाएँगे। अभी 1-2 वर्षों से जो है, पहले अगर 2018 के पहले देखें तो फोर्ट विलियम से हर हर जब भी एग्ज़ाम हुए हैं नेट के, तो वहाँ से फोर्ट विलियम कॉलेज से जो है क्वेश्चन बनते थे। उसके बाद भी बनते हैं। और अभी देखा जा रहा है कि इससे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो सभी है, पढ़ना तो आपको सभी है। आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाएँगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, इसमें आ जाएँगे आपके दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक। तो ये यूनिट भी बहुत बड़ा नहीं है, इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप दृष्टि वाली बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं। दृष्टि वाली बुक से यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, और भी बहुत सारे जो है वेबसाइट पे या आपको बहुत सारी किताबों में मिलेगी, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आपका आ गया यूनिट 5, ये आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5, ये आपका यूनिट 5 है। ये कविता वाला है, कविता। यूनिट 5 कविता। कविता में क्या है, पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, अमीर खुसरो की अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली लगी हुई है, कबीर लगे हुए हैं। इनकी पद संख्या यहाँ दिया गया है 160 से 209, जैसे ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड, सूरदास का भ्रमर गीत सार, पद संख्या देखिए 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई, दोहा संख्या देखिए 1 से 50, घनानंद का कवित्व जो है ये 130 है, मीरा जो है प्रारंभ से भी 20 पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास लगा हुआ है, आपको पता है कि प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तो और आगे है मैथिलीश्वर गुप्त, भारती साकेत, जयशंकर प्रसाद आशु, कमायनी, कमायनी के कौन कौन से सर्ग, तो श्रद्धा, लज्जा और ईरा,
3 सर्गों का इसमें दिया गया है और क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछे, ये कमायने बहुत इंपॉर्टेंट है। कमायने से हमेशा कुछ-कुछ सिलेबस में ऐसा है ना, कुछ-कुछ यूनिट से वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएँगे। मतलब आप जैसे ही बोलिए, ऐसे बोलिए या कान आप कैसे ही पकड़िए, आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्री प्रवाह से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऊपर में जितने हैं, ये जितने भी भक्ति काल के हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, बनता है, कब बनता है। लेकिन ये जो नीचे आप देखते हैं आधुनिक काल, तो आधुनिक काल से आप देखिए निराला है, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर कुत्ता, बांधो न नाव इष्ठाव बंधु। तो ये सारी क्या है, ये सारे आपके सिलेबस की ये यूनिट 5 कविता वाली पोर्शन है। आगे देखिए, आगे भी है, आगे आप निराला हो गया था। सुमित्रा नंदन पंत का है परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा का है मैं बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव चलने दो। ये द्रुत झरो जगत के जिन पत्र, ये जो है ये महादेवी का नहीं है, ये सुमित्रा नंदन पंत का है। ये महादेवी वर्मा का नहीं है। मैं बोल दूँ, मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। एनटीए के सिलेबस में बहुत दिनों से जो है इस पे बदलाव नहीं किए गए हैं। ये अब तक जो है वैसे के वैसे ही है। तो ये जो है ये पंत की रचना है, ये पंत की रचना है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी रश्मि रति। नागर जुड़ता है कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक मनुष्य हो। आगे का है कल की बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर चढ़वर, आशा देवीरा कितने नाव में कितने बार। ये और भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश और सतपुरा के जंगल। मुक्ति बोध का है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल का है नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और सिंचन। ये सिलेबस के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं, ये जब आप यूनिट पढ़ेंगे और इस यूनिट को कैसे पढ़ना है, ये मैं बता दूं कि इस यूनिट को सबसे पहले आप इसका प्रकाशन वर्ष वर्ष को आप नोट कीजिए। कौन से किस कविता संग्रह में ये संकलित है, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ये सारे काम जो है आपके सिलेबस में ही आप कर लीजिए। और जितने भी आपके राइटर लगे हुए हैं, राइटर यहाँ निराला, इस साइड में जो है आप इनका जन्म वर्ष लिख लीजिए, इस साइड में जन्म वर्ष लिख लीजिए। और जैसे जैसे जो भी रचनाएं हैं उसके ऊपर इसका प्रकाशन वर्ष लिख सकते हैं। अगर वो किसी कहानी कविता संग्रह में संकलित है तो वो आप काम जो है आप सिलेबस में ही पूरा काम कर लीजिए। लेकिन पढ़नी आपको सारी की सारी है। मैं बता दूं कि दिसंबर 2023 में 13 से 14 क्वेश्चन जो है इस वाली यूनिट से बने थे। 13 से 14 क्वेश्चन जो है आपके कविता वाले यूनिट से पूछे गए थे। तो ये 13 से 14 क्वेश्चन जो है, अगर आप इतने सारे सिलेबस को अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो 13 से 14 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है। तो किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ये कोई पता होगा, हमें तो पता नहीं होगा। तो सारी यूनिट को आपको अच्छी तरह से पढ़नी है और उसके बाद जो है आप जितनी भी कविताएं लगी हैं आपके सिलेबस में उसे आप अच्छे से पढ़िए। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका यहाँ से यूनिट 6 से लेकर 10 तक। यूनिट 6 से 10 तक जो है आपको अपनी पकड़ अच्छी सी बनानी पड़ेगी और आप कैसे अच्छे से इसको कवर करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हिंदी उपन्यास की बात करें तो पंडित गौरी दत्त की जो है कहानी उपन्यास लगी है, देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शिखर एक जीवनी भाग 1, इसका दूसरा भाग भी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बालमट की आत्मकथा, रेणु का है मैला आंचल, यशपाल का है झूठा सच, अमृतलाल नागर का है मानस का हंस, भीष्म सहानी का है तबस, श्रीलाल शुक्ल का है राग दरबारी, कृष्णा सोबती का है जिंदगी नाव, मनु भंडारी का है आपका बट्टी और जगदीश चंद का है धरती धरना अपना। इस यूनिट को आपको कैसे कवर करना है, इस यूनिट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, इस यूनिट में सबसे पहले आपको देखिए, जैसे पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित दत्त की जो देवरानी जेठानी की कहानी, जो ये उपन्यास है ना। तो ये कब प्रकाशित हुई थी, इसे आपको कहाँ लिखना है, इसे आपको ठीक इसके बगल में ही लिखना है। पंडित देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित हुई थी, इसे आपको ठीक इसके जस्ट में लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लेखक है पंडित गौरी दत्त, इसको ये इनका जन्म जो है 1826 में हुआ था। तो ये काम जो है आप सिलेबस में ही कर लीजिए। सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होगा, तो ये सिलेबस में आप काम कीजिए। मैंने भी ऐसे ही किया था। देवरानी जेठानी की कहानी 1870, तो ठीक उसके बगल में आपने 1870 लिख लिया। पंडित गौरी दत्त का जन्म कब हुआ था, तो 1826 में हुआ था, उसे आपने बगल में लिया। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882। और ठीक उसके बगल में आप लिख लीजिए श्रीनिवास दास का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था, क्योंकि
आपको पता होगा, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको आपको काल क्रम की दृष्टि से जो है रचनाओं को और रचनाकारों को जो है क्रमबद्ध लगाने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से जो है इस यूनिट को अच्छे से पढ़िएगा पहले, आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए क्योंकि 40% जो मुझे लगता है सिलेबस से ही पूछी जाती है। अगला यूनिट है हिंदी कहानी। हिंदी कहानी 21 कहानी। हमारे यूनिट में ये जो कहानियाँ हैं 21 कहानियाँ हैं हमारे यूजीसी नेट के इकाई 7 में। तो सबसे पहले देखिए राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष का कहानी हमारे सिलेबस में लगा है चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। ठीक, आपको ऐसे इसमें भी यही करना है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो है ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली जो है 1907 में प्रकाशित हुई थी। तो इसको आपको साथ साथ ही ऐसे लिख लेना। और राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला है, इनका जन्म वर्ष उसके बगल में लिखना है। उसी तरह माधवराव सप्रे की कहा का जन्म कब हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, राजा राधिका रमन प्रसाद का जन्म कब हुआ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसी प्रकार सभी का जो है जन्म वर्ष आप इसके ठीक लेफ्ट में लिख लीजिए और राइट में जो है इसका जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उसका प्रकाशन वर्ष आप उसके साथ साथ लिख लीजिए। तो माधवराव सप्रे की कहानी कौन सी लगी है हमारे सिलेबस में? हमारे सिलेबस में लगी है माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र का है, तीसरी कसम लालपान की बेगम रेणु की कहानी लगी हुई है, गैनगेन अग्गे, कोसी का घटवार, शेखर जोशी, अमृतसर आ गया चीफ की दावत, भीष्म शाहानी, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई, पिता ज्ञान रंजन, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, परिंदे निर्मल वर्मा। ये 21 कहानियाँ जो है आपकी लगी हुई है। और जैसे मैंने बताया कि इस साइड आप इसका प्रकाशन और कहानी का प्रकाशन वर्ष लिखिए और कहानीकार का जो है उनके बगल में यानी इस लेफ्ट साइड में आप इसे लिख सकते हैं। ये सारे काम जो है आपको सिलेबस में ही कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका नाटक वाला यूनिट है। ये आपका आपके नाटक का यूनिट है। ये यूनिट 7 यूनिट 7 8 8 8 यूनिट 8 है नाटक। ये नाटक है आपका, शायद 13 नाटक है आप लोग के। हाँ, तो नाटक में देखिए आपको भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, अंधेर नगरी भारतेंदु का है, भारत दुर्दशा। तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा इसका भी प्रकाशन वर्ष आप इसके साथ साथ लिख लें। अब ये दो यहाँ पे है तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख सकते हैं इसका प्रकाशन वर्ष, और भारतेंदु का जन्म वर्ष जो है उसके बगल में आप लिख लीजिए। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्तनगुप्त धूर्स्वामी, ये प्रसाद के नाटक है। अंधा युग धर्म में भारती का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, आगरा बाजार हबीब तनवीर, बकरी सर्वेश्वर दास सक्सेना, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क, महाभोज मनु भंडारी। ये जो है आपके नाटक वाले यूनिट से आपके इतने सारे नाटक लगे हुए हैं। नाटक को आप जब पढ़ें तो सिलेबस में और एक काम कीजिएगा। जैसे आप नाटक पढ़ रहे हैं, नाटक के प्रकाशन वर्ष के साथ साथ ये कितने अंकों में अंकों और इसके कितने अंकों में ये नाटक विभक्त है और कितने इसमें दृश्य हैं, ये भी काम जो है आप साथ साथ सिलेबस में कर लीजिएगा। जैसे सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुई थी, तो इसके 3 अंक हैं और 6 दृश्य हैं, तो 6 ऐसे ऐसे करके आप सिलेबस में आप पेंसिल से इसे अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये सारे काम जो है आपको सिलेबस में लिखने, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे सिलेबस को पहले आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला यूनिट है निबंध वाला। निबंध निबंध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको निबंध और जितनी भी रचनाएं लगी हैं उससे संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी। निबंध हो गया, कहानी हो गया, नाटक नाटक हो गए, और जितने भी अन्य विधाओं में जितनी भी रचना है वो आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो हिंदी निबंध की अगर हम बात करें तो हिंदी निबंध में भारतेंदु भारतेंदु अब भारतेंदु भी इसमें भी यही काम करना है कि आपको यहाँ भारतेंदु का जन्म वर्ष लिखना है, जन्म वर्ष लिखना है, और दिल्ली दरबार दर्पण ये कब प्रकाशित हुई थी, भारतवर्ष की उन्नति कब प्रकाशित हुई थी, और अगर ये कोई निबंध संग्रह में संकलित है तो उसे भी आप साथ साथ सिलेबस में ही कंप्लीट कर लीजिए। शिव मूर्ति कब प्रकाशित हुई थी, शिव शंभू के चिट्ठे, बालकृष्ण भट्ट, और एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे ये गलत है। आप आपके सिलेबस में ये बाल मुकुंद गुप्त का है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का है। तो शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यारण्य मिश्र का मेरे राम को भींग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का है मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का है उर्जात मुसाफिर, तामर सिंह का है संस्कृति और सौंदर्य। तो इसका प्रकाशन वर्ष और इधर लेखक का जन्म वर्ष आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा सिलेबस में ही। और ये कौन से निबंध संग्रह में है, ये भी काम जो है आप सिलेबस में ही कर सकते हैं।
इससे एक फ़ायदा होगा कि आप जब भी सिलेबस को याद करें, पहले तो आपको यूनिट 1 टू 10 सिलेबस याद होनी चाहिए। जब आप याद करें तो साथ-साथ ये आपको हमेशा दिखते रहेगा और आपके जुबान पे जो है इसका प्रकाशन वर्ष और रचनाओं के रचनाकार जो है आपके जुबान पे हमेशा होंगे। तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिएगा यूनिट 10, और जब मैं कराऊँगी तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। और ये है यूनिट 10, इकाई 10। इकाई 10 है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ। यहाँ पे ये जो है आपको यहाँ पे अलग-अलग विधाओं के रचना यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इसको कैसे आपको काम करना है इस पे आपको काम करने से पहले जैसे देखिए राम मिर्च मेरी पूरी का माटी के मूर्ति लगा हुआ है। तो आपको ये पहले काम करना है कि माटी के मूर्ति, ये जो माटी के मूर्ति है, अ, माटी के मूर्ति, सबसे पहले तो बाटी के मूर्ति का प्रकाशन वर्ष लिखना है कि आप इसका प्रकाशन वर्ष लिखें, हैं? और इसके बाद ये कौन-सी विधा की रचना है? यानी रावण चिमेरी-पुरी की जो बाटी की मूर्ति है, ये किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? ये जो है ये रेखा चित्र है। तो रेखा चित्र इसके बगल में लिख लीजिए, रेखा चित्र। रेखा चित्र आप इसके बगल में लिख सकते हैं, ठीक इसके बगल में अपोज़िट। यहाँ पे आपको इसका ये वर्ष लिखना है, ये कब प्रकाशित हुई थी, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे लिख लेना है कि ये किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। और ठीक इसके बगल में आप यहाँ पे राबड़ी चुबेरी पूरी का जन्म वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये काम आपको सिलेबस में इसी प्रकार जो है सभी का करना है, सभी का। हाँ, तो महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा कब प्रकाशित हुए थे आप इधर लिख लीजिए। और महादेवी वर्मा का जो है जन्म और ये किस विधा की रचना है ये भी रेखाचित्र है, तो इसे आप लेफ्ट में लिख लीजिए। उसी प्रकार मुर्दैया का मुर्दैया तुलसी राम की रचना लगी हुई है हमारे इस पाठ्यक्रम में। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी एक कहानी, यह भी विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलू के याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर प्रसाई भोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर का जो है संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध एक लेखक की डायरी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो यहाँ पे ये भी एक, ये लेखक की डायरी नहीं होगा, एक साहित्यिक की डायरी होगा, एक साहित्यिक की डायरी। राहुल साकृत्यायन का हो जाएगा, साकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा आगे का हो जाएगा, अरे यायावर रहेगा या। ये जो है आपके यूनिट 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधा के ये सारे जो आपके सिलेबस में लगे हैं, ये रचना है। और इस रचना में अगर मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पढ़ना तो आपको सभी है, लेकिन आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दैया, मुर्दैया, ये 3 ऐसे सिलेबस के रचना है जहाँ से हर बार जो है एनटीए क्वेश्चन उठाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनाता है और पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि और सबसे नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है और इसको आपको टेक्स्ट अच्छे से पढ़ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अब जो है एग्जाम का पैटर्न बदला है, सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उनके पूछने का तरीका जो है वो बदल चुका है। तो इसीलिए आवारा मसीहा, मुर्दैया और क्या भूलूंगे याद करो, जब आप पढ़े तो बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनती ही बनती है। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो रमणिका गुप्ता का जो आपूर्ति है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये जो तीन है, क्या भूलूंगे याद करो, आवारा मसीहा, मुर्दैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बात करूँ अगर, तो जामुन का पेड़ और भोला राम का जी, ये तो छोटे छोटे व्यंग कहानी है, इसे आप पढ़ के खत्म कर सकते हैं फटाफट। माटी की मूर्ति और ठकुरी बाबा, ये भी आपके सिलेबस में बहुत छोटा है, इसे आप पढ़ के कवर कर लीजिए। शिवरानी देवी का जो है प्रेमचंद घर में, ये थोड़ा बड़ा है, एक कहानी अभी मणि भंडारी का, ये भी बहुत बड़ा है, तो ये पढ़ना सभी है आपको। तो ये बात हो गई आपकी इकाई 10 की। इकाई 10 की बात हो गई, और कैसे इसे कंप्लीट करना है, कैसे कैसे आपको सिलेबस सिलेबस के बारे में तो मैं सब डिस्कशन कर ही दी हूँ, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है और क्या छोड़ना है, ये भी मैं बता दी हूँ। लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है ना? पढ़ना सब कुछ है। पढ़ें, क्योंकि एनटीए जो है अब इसके पैटर्न में बदलाव बदलाव जो है हमें देखने को मिल रहा है। हमेशा जो है इसके क्वेश्चन पूछने का जो है पैटर्न वो चेंज हो रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो भी बच्चे जून 2025 यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। धन्यवाद।